हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायो 24/7। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल फ्रॉम क्लास 12। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 बायोलॉजी, टॉप चैप्टर कौन सा है आपका? बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल्स। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बार बार कहती हूँ, जो आपके वर्ड्स हैं उनको एक बार ब्रेक करके उनका मीनिंग देख लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। बायो मीन्स लाइफ, टेक्नोलॉजी टेक्निक जो यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी क्या है? कुछ नई नई टेक्नोलॉजी जो आप यूज़ करते हैं। देखिए, यानी कि अब जो टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करनी है वो किस किस में यूज़ करनी है? लाइफ में यूज़ करनी है, और लाइफ में यूज़ करके लाइफ के लिए ही नए प्रोडक्ट बनाने हैं। तो यानी कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद बायो एंड टेक्नोलॉजी। अब इसके अंदर क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी में मेनली क्या होता है? कुछ नए मेथड्स यूज़ किए जाती हैं, नई टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, और उन टेक्निक्स को यूज़ करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है फॉर ह्यूमन वेलफेयर। यानी कि अगर मैं आपको दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी यूज़ ही क्यों करना है, क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। यानी कि नई नई चीज़ें जो आएंगी वो किसके काम आने वाली हैं? ह्यूमंस के लिए। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ, इंसुलिन बायोटेक्नोलॉजी के लिए, बायोटेक्नोलॉजी ने एक नया ये ह्यूमिलिन नाम से एक प्रोडक्ट है जो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा, ह्यूमिलिन। और बायोटेक्नोलॉजी एक नई अच्छी क्रॉप ब्रीडिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के जो चीज़ें हैं वो एनिमल्स, प्लांट्स एक को नया रूप देने के लिए ज़रूरी है, और इसके बहुत सारे टाइप हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी किन किन चीज़ों पर काम करता है, यानी कि इसके जो दो मेन प्रिंसिपल हैं वो क्या क्या है वो देखते हैं बच्चों। सबसे पहले तो प्रिंसिपल हैं वो किन दो चीज़ों पर काम करते हैं? फर्स्ट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, और सेकंड इज व्हाट? स्टेराइल कंडीशन। दो कंडीशन चाहिए यहाँ पर, तब ये बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक तो बायोलॉजी का वर्ड है, जीन्स। यहाँ पर आप जीन्स पे काम कर रहे हैं। इंजीनियरिंग लोग क्या करते हैं? कुछ तोड़ फोड़ करके उसमें कुछ जोड़ देते हैं। तो यहाँ भी यही है कि जीन्स में कुछ तोड़ फोड़ होगी, फिर उसको कुछ जोड़ेंगे, कुछ नया बनाएंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग। स्टेराइल कंडीशन वो कंडीशन है जहाँ पर कोई मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई मिलावट नहीं चाहिए, जो भी प्रोडक्ट हो बिल्कुल प्योर हो। जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब बायोटेक्नोलॉजी का जरा हिस्ट्री भी देख लें। 1972 में बच्चों कोहेन एंड बोयर, हर्बर्ट बोयर, इन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए एक 1972 में डिस्कवरी की थी। 1972 कोहेन एंड बोयर दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या डिस्कवरी की थी? डिस्कवर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। एंड 1963 स्मिथ जो साइंटिस्ट थे और उसके जो को वर्कर उनके साथ जो थे, उन्होंने क्या डिस्कवरी की थी? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर व्हाट? मॉलिक्यूलर सीजर। चलिए, बायोटेक्नोलॉजी लाइफ एंड टेक्नोलॉजी, जो कि लाइफ के ऊपर कोई टेक्नोलॉजी यूज करके कुछ नया प्रोडक्ट बनने वाला है, उसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, और ह्यूमन वेलफेयर के लिए इसको यूज किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी दो प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है, जेनेटिक इंजीनियर एंड स्टेराइल कंडीशन। इसका अगर हिस्ट्री देखना है तो 1972 में कोहेन और हर्बर्ट बोयर
इन्होंने क्या डिस्कवर किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और 1963 में इसमें जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मॉलिक्यूलर सीजर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर किया। अब एक ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ कि एग्जैक्टली इसमें करते क्या है। जैसे सपोज दैट, मान लेते हैं बच्चों, क्या होता है कि आपके सामने मैं बताऊं दो बच्चों का एग्जाम्पल लेकर के, सोचो कि दो ऐसे पर्सन हैं जिसमें एक पर्सन है जिसके बाल बहुत कम आते हैं, यानी उसको गंजापन है। दूसरा जो पर्सन है उसके बाल बहुत घने आते हैं। तो परेशान दोनों है कि उसके बहुत ज़्यादा गहरे बाल हैं, उसके बहुत गंजापन है। लेकिन ये जो गंजा वाला पर्सन होगा ये ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसके बाल तो उड़ते उड़ते ख़त्म ही हो जाने हैं। एक बार को जिसके ज़्यादा बाल हो रहे हैं वो फिर भी एडजस्ट कर लेगा, पर जिसको गंजापन है वो कैसे करे। तो क्या है, यानी कि यहाँ सोचना पड़ेगा कि ये जो पर्सन है इसको कोई प्रोटीन की कमी है, यानी कि इसके जीन्स में कोई ना कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से इसको गंजापन है। यहाँ इस पर्सन को बहुत अच्छे प्रोटीन बन रहे हैं। अब यही आइडेंटिफाई करना है कि इसके पास ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो बालों को बहुत अच्छी ग्रोथ दे रहा है, और इसके पास वहाँ ये कमी है। तो क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले ये देखना पड़ेगा हेयर का स्ट्रक्चर। बालों को ऐसे स्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा, उसके नीचे बालों जो जड़ से बाल निकलेगा उस बाल पे जो छोटा सा पॉइंट होगा वाइट कलर का हिस्सा, उसे बोलते हैं फॉलिकल। तो उस हेयर फॉलिकल्स को लेंगे और उस फॉलिकल में क्या होंगे, डीएनए स्ट्रैंड होंगे। अब उस डीएनए की चेकिंग करनी है कि उसमें कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से उसको पास ज़्यादा हेयर ग्रोथ है। तो सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट, उसमें से आप डीएनए को आइसोलेट करेंगे। डीएनए आइसोलेट करने के बाद उस डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, कट करने हैं। अब छोटे छोटे टुकड़े कट करने के बाद आपको तो ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा डीएनए चाहिए, नहीं, छोटे छोटे टुकड़े कट करेंगे। उसमें से जो स्मॉलेस्ट पीस है, यानी कि उस टुकड़ों को अब पहचाने कैसे कि डिजायर डीएनए जो हमें चाहिए वो कहाँ है, तो उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मीडियम में डालेंगे। अब मीडियम में डालने के बाद आपको डिजायर डीएनए का जो फ्रेगमेंट है वो आपको मिल जाएगा। उस फ्रेगमेंट को आप पहचान लेंगे। आप पहचान करके आप ऐसा कोई नया प्रोडक्ट बनाएंगे, ऑयल या शैम्पू जो भी, और इस बंदे पर यूज़ करेंगे। तो क्या होगा कि इसकी जो ग्रोथ वाला आपको डीएनए था वो आपने ले लिया और उसको यूज़ करके, टेक्नोलॉजी यूज़ करके एक अच्छा ऑयल या अच्छा शैम्पू आपने बनाया जिससे गंजापन दूर होता है। जैसा कि आप मार्केट प्रोडक्ट देखते ही हैं, बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए आपके सामने मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं। आंवला तेल, डाबर आंवला, जिसमें वो क्या है कि बहुत अच्छी ग्रोथ देता है, बालों को घना बनाता है, केश कांति। तो ये नाम से लेबल करके ये क्या करते हैं, एक्चुअली में वही क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। अब किसके लिए यूज़ करा, ह्यूमन वेलफेयर, लाइफ से लाइफ को बचाने के लिए इन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, दैट इज कॉल्ड बायो टेक्नोलॉजी। चलिए अब हम इसके कुछ एस्पेक्ट्स लिखेंगे, क्या क्या इसमें यूज़ होता है। अब बायोटेक्नोलॉजी के कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है, तभी ये टेक्नोलॉजी आपकी बेटर होगी। ये कौन कौन से स्टेप हैं वो देख लेते हैं जरा, मैं इन्हें यहाँ लिख देती हूँ। इसे स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना होगा। स्टेप 1, सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए। जिस चीज के लिए आप काम कर रहे हैं उसका डीएनए आइसोलेट करिए। देन, क्योंकि डीएनए इतना लंबा थ्रेड हमें काम में नहीं लेना है, 2.2 मीटर की लेंथ है, वो काम में इतना लंबा नहीं लेना है, उसका एक स्पेशल साइट काम में लेना है। तो कट द डीएनए विद मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिन्हें क्या बोल रहे हैं आप, मॉलिक्यूलर सीजर। अब इन कटे हुए टुकड़ों में से भी ऐसा स्पेशल डीएनए का टुकड़ा आपको चाहिए जो मतलब डिजायर डीएनए आप चाहिए, तो क्या करेंगे आप, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक जेल लाइक मीडियम है जिसमें क्या होता है, डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं
वो फ्रेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू साइज सेपरेट होते हैं और स्मॉलेस्ट साइज का जो डीएनए होता है बच्चों, उसको आप सेपरेट कर लेते हैं, यानी कि उसकी पहचान हो जाती है जो आपको डीएनए चाहिए। फोर्थ इज कि अब आपको डिजायर्ड डीएनए मिल गया है, तो डिजायर्ड डीएनए को आप किसके साथ यूज करेंगे? वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए को आप जीन टैक्सी भी कह सकते हैं। टैक्सी इसलिए कहते हैं कि ये ही लेके जाएगा डिजायर डीएनए को कहां तक? होस्ट तक। यानी कि आप क्या कर रहे हैं? डिजायर डीएनए को किसके साथ ऐड करवा रहे हैं? वेक्टर के साथ, और बना रहे हैं क्या? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसको कहेंगे। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप आरडीएनए कह सकते हैं, ठीक है। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है, इसे कहाँ इंट्रोड्यूस करना है? वेक्टर आखिर लेके कहाँ जा रहा है? होस्ट सेल में। तो वेक्टर क्या करता है? कैरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू इनटू द होस्ट सेल। अब होस्ट सेल में पहुंच चुका है, वहां पे क्या होगा कि अब होस्ट सेल में पहुंचने के बाद इसकी कॉपीज बनेंगी। तो वहां पर क्या प्रोसेस होता है? स्क्रीनिंग और सिलेक्शन। स्क्रीनिंग का मतलब एक पर्टिकुलर आपको डीएनए अलग कर लेना है, स्क्रीनिंग और सिलेक्शन। सिलेक्शन भी तो करेंगे आपकी, मतलब कौन सा बेटर है, कौन सा बेस्ट है, उसका सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद एक तो से काम चलेगा नहीं, तो उसका क्या करना पड़ेगा? बहुत मेजर स्केल पे प्रोडक्शन बनानी पड़ेगी। तो आप मेजर स्केल पे प्रोडक्शन करने के लिए यूज होते हैं बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स में क्या होगी? प्रोडक्शन होगी। एंड जब बहुत सारी प्रोडक्शन हो गई है तो बनने के बाद क्या होगा? उसको प्योरीफाई किया जाएगा, दैट इज डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। देख लीजिए बच्चों, तो बच्चों बायोटेक्नोलॉजी यूज करने के लिए हम इन 8 स्टेप को फॉलो करते हैं। फर्स्ट इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का एक थ्रेड अलग कर लीजिए जो आपको चाहिए। उसमें से भी आपको नहीं पता है कि कौन सा साइड है, तो इसलिए डीएनए के टुकड़े जहां से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर अच्छी ग्रोथ है, तो वहां से डीएनए के टुकड़े कट किए जाते हैं। कट किए जाते हैं मॉलिक्यूलर सीजर से। देन उन टुकड़ों में से भी अकॉर्डिंग टू साइज स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है वही डिजायर्ड डीएनए का है, तो उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में लेंगे। देन वेक्टर डीएनए को यूज करेंगे। उसके बाद वेक्टर क्या करेगा? आरडीएनए को कहाँ ले जाएगा? होस्ट में, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस भी कहते हैं। देन स्क्रीनिंग होगी, सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होने के बाद उसे मेन जो जिसका काम है कि अच्छा प्रोडक्शन देगा या जो प्रोडक्ट बनेगा वो बायोरिएक्टर में मेजर स्केल पे बनाए जाएंगे। उसके बाद प्रोडक्ट की डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस होगी। अब हम इन 8 स्टेप को 1 बाय 1 समझेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। नाउ कम टू द फर्स्ट स्टेप। चलिए बच्चों, ये एक सेल है। ये सेल की आउटर वॉल, सेल वॉल, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल, बाहर पड़ा है आरएनए और प्रोटीन और बहुत सारे माइक्रो सेल ऑर्गेनल्स। तो अब मान लीजिए, अब आपको सेल वॉल तो अकॉर्डिंग पता चलेगा कि कौन सी है। अगर मान लीजिए फंगस की सेल वॉल है, सबसे पहले तो हम ये मेंशन कर दें, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, देन प्रोटीन।
अब मुझे अगर इस सेल से डीएनए तक पहुंचना है तो मुझे इन सबको पहले खत्म करना पड़ेगा। तो कैसे कैसे करेंगे वो देखते हैं, पर सबसे पहले बताओ ये सेल वॉल किसकी है। देखो बच्चों, अगर ये प्लांट सेल वॉल है, मैं इसको थोड़ा यहाँ रफली मेंटेन कर रही हूँ, प्लांट सेल वॉल है, तो प्लांट सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कौन करता है? सेल्यूलेज। तो यहाँ पे हम सेल्यूलेज एंजाइम का यूज करेंगे, सेल वॉल टूट जाएगी। सपोज दैट ये फंगस सेल वॉल है, मतलब ये फंगस है उसकी सेल वॉल है, तो फंगस की किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। अब काइटिन को ब्रेक करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए काइटिनेज। अगर ये बना हुआ है बैक्टीरिया का सपोज, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन से, और पेप्टिडोग्लाइकन को तोड़ने के लिए लाइसोजाइम। तो तीन तरह के एंजाइम्स अगर तीन अलग अलग सेल होती तो, है ना। अब सेल वॉल तोड़ दिया आपने, मान लो ये प्लांट सेल था, आपने सेलुलेज से तोड़ दिया। अब आपको क्या करना है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल हट गया, चलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का करिए। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर। तो लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम चाहिएंगे। अब तो लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए आप लेंगे लाइपेज एंजाइम। चलिए लाइपेज से आपने तोड़ दिया किसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। अब हम अंदर पहुंच गए, अंदर पहुंचे हैं तो वहां प्रोटीन मिला हमें। प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन करेगा? प्रोटीएजेस। देन आरएनए। आरएनए को कौन डाइजेस्ट करेगा? आरएनएज। फाइनली हम अंदर तक पहुंच चुके हैं और इस हिस्से तक पहुंच चुके हैं। अब हम क्या यूज करेंगे? अब हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे। अगर डीएनए के लिए यूज करने लग गए तो डीएनए खत्म हो जाएगा, डीएनए ही चाहिए हमें, तो अब हम यूज नहीं करेंगे। अब हम डीएनए को सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि आपने सेल वॉल हटा दी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हटा दिया, बाहर का सारा मटेरियल हटा दिया, अब बचा डीएनए। तो आपने डीएनए को आइसोलेट कर लिया। डीएनए कहाँ है? अब आपको डीएनए मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, तब तक आप इसे देखिए बच्चों। नाउ सेकेंड पॉइंट, कट ऑफ द डीएनए। कट द डीएनए। अब डीएनए को कट करने के लिए आप क्या यूज कर रहे हैं? कट द डीएनए। आइसोलेट आप कर चुके हैं, इतना लंबा थ्रेड आपको चाहिए नहीं, उस थ्रेड में से वो पार्ट चाहिए जो कि रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? कुछ अच्छे, जो आपको जैसे हेयर ग्रोथ के लिए चाहिए, तो वो अच्छे प्रोटीन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो डिजायर पार्ट को कट करना है, तो मॉलिक्यूलर सीजर्स का आप यूज करेंगे। मॉलिक्यूलर सीजर्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ है वो है हिंद सेकेंड, फर्स्ट डिस्कवर्ड। अब बच्चों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहाँ मिलते हैं, कौन से सेल में मिलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में, फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करते क्या हैं? देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास कितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अब तक आ चुके हैं बायोटेक्नोलॉजी में। 900, मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, उनमें से जो 230 है स्टेन इन बैक्टीरिया सेल। बैक्टीरियल सेल, इतने बैक्टीरियल सेल के पास प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये काम क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? ग्रोथ को रोक देते हैं। किसकी ग्रोथ को रोक देते हैं? बैक्टीरियोफाज की। दे रेस्ट्रिक्ट द
ग्रोथ ऑफ, और बैक्टीरियोफाज क्या है? वायरस। बैक्टीरियोफाज ये एक वायरस है, आपको पता है। इसकी ग्रोथ को ये रोक देते हैं, यानी कि उसके डीएनए को कट कर देते हैं। वायरस सेल, ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा हो कि ये अगर डीएनए को कट करने वाले एंजाइम हैं और बैक्टीरिया सेल में मिलते हैं, तो ये बैक्टीरिया सेल के डीएनए को भी कट कर देते होंगे। नहीं, बैक्टीरियल सेल के डीएनए को ये कट नहीं करते हैं, चाहे ये भले ही उसके अंदर प्रेजेंट हो, क्योंकि बैक्टीरियल सेल के डीएनए के पास क्या है, इसको आप स्टार कर लीजिए, डीएनए मिथाइलेज। ये डीएनए मिथाइलेज क्या करता है? सेव करता रहता है किसको? बैक्टीरियल सेल को, ताकि सीजर इनको कट ना करें। ठीक है बच्चों, अभी हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के टाइप पढ़ेंगे। दो टाइप हैं इसके, एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस। टाइप्स, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। अब एक्सोन्यूक्लियस कहाँ से कट करेगा? ये डीएनए को कट करते हैं स्टिकी एंड पॉइंट से, और एंडोन्यूक्लियस कट करते हैं डीएनए को अंदर से, यानी कि बीच में से। तो देखें, एक्सोन्यूक्लियस कट द डीएनए फ्रॉम स्टिकी एंड, और ये क्या कट करेंगे? कट विद इन द डीएनए, अंदर से। अब इसका हम एग्जांपल लेंगे, मैं आप इसे देख लीजिए ताकि मैं इसे रब कर दूं अभी। चलिए बच्चों, अब हम इनका मैकेनिज्म देखते हैं कि एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस कैसे काम करते हैं। सबसे पहले तो ये कौन से बॉन्ड तोड़ते हैं डीएनए के? ये तोड़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, नहीं तोड़ते हैं कि हम सोचें हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ते हैं, नहीं, ये तोड़ते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ऑफ डीएनए। तो यहाँ पर आप इसका मैकेनिज्म देख लीजिए कैसे काम करता है। मैकेनिज्म फर्स्ट इज स्टिकी एंड, स्टिकी एंड या स्टैगरिंग। और सेकेंड इज ब्लंट या फ्लश है, स्टैगरिंग। अभी मैं आपके सामने एक डीएनए ड्रॉ कर रही हूं। डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड बनाएंगे यहाँ हम 3 to 5 और CTTAAG, ठीक है। अब स्टिकी एंड मतलब कि मैं एंड वाला पार्ट यहां से और यहां से कट कर रही हूं। तो अब आप देखें बच्चों क्या बनेगा, देखें ये वाली साइड यहां से कट हो गई, ठीक है। अब क्या क्या रह जाने वाला है? 5 प्राइम, यहां रह जाएगा G। जो ये वाली साइड आपने काटी तो 5 वाले एंड पे G, 3 नीचे वाले स्टैंड पे CTTAA, ये रह गया। अब ऊपर से इस वाली साइड पे 3 वाले एंड पे AATTC और नीचे रह गया G 5। तो ये साइड कट होकर हमें मिली, ठीक है। ये स्टिकी एंड पर से काटा इन्होंने। अब इसके एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो क्लाव 1 और
को R1, ठीक है। अभी ब्लंट एंड फ्लश एंड के बारे में बात करें तो 5 प्राइम 3 प्राइम G ट्रिपल G एंड ट्रिपल C 3 एंड सेकेंड स्ट्रैंड ऑल्सो मेक वी ट्रिपल C। बॉन्डिंग तो आपको पता है ना, G C से ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो ये ट्रिपल C एंड G ये हो गया। अब इसे मिड में से कट करना है, तो यहाँ हमारे पास क्या रह जाएगा 5 3, पहला स्ट्रैंड दूसरा स्ट्रैंड ट्रिपल G एंड ट्रिपल C, देन आफ्टर दिस 3 5 ट्रिपल C एंड ट्रिपल G। तो ये एक पूरा अलग हो गया, ये कट हो गया यहाँ से, DNA के 2 हाफ हुए, फॉस्फोडीएस्टर बॉन्ड इसमें से ब्रेक होते हैं। और एग्जाम्पल अगर इसका लें तो हम सेल 1 और इको R1, कौन सी साइड ब्रेक करते हैं? दे ब्रेक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, स्टार पॉइंट। बॉन्ड ऑफ DNA। तो ऐसे आपको पेपर में ड्रॉ किए हुए अगर DNA स्ट्रैंड मिल रहे हैं और आपको दिया हुआ है कि स्टिकी एंड से कट करना है या ब्लंट एंड से कट करना है, या कट दिया भी हुआ है, तो आपको DNA के 2 पार्ट बना देने हैं इस तरीके से, ठीक है। जहां एक्सोन्यूक्लियस यूज है, यहाँ एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। अब आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ये सीखना है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नॉमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जैसे आपके सामने अगर ये E को R1 दिया हुआ है, तो E स्टैंड फॉर जेनस, E स्टैंड फॉर जेनस, और E का नाम है इश्चीरिचिया। को स्टैंड फॉर स्पीशीज कोलाई, R स्टैंड फॉर स्ट्रेन RY13, और I ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। इसका जेनस इश्चीरिचिया कोलाई, स्ट्रेन कौन सा है RY13, एंड ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन यानी कि किस ऑर्डर पे ये आइसोलेट किया कि दैट इज फर्स्ट। ये है आपका पूरा कंप्लीट नॉमेनक्लेचर। देन प्रॉपर्टीज ऑफ RE की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? RE रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, देखो सबसे पहले तो ये स्पेसिफिक साइट से कट करते हैं, तो सबसे बड़ी बात तो यही है, स्पेसिफिक साइट, यानी कि ये स्पेसिफिक साइट से कट करेंगे, उसे ढूंढते हैं। दूसरा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस देखते हैं। व्हाट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऐसे उल्टा पढ़िए या सीधा पढ़िए सेम लगता है, जैसे कि मॉम। अब मैं जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल बता रही हूँ, थोड़ा सा मतलब रिलेटेड एग्जाम इसलिए यूज कर रही हूँ ताकि आपको इससे आप रिलेट कर पाएंगे उसको DNA से। जैसे ये मॉम, उल्टा पढ़िए सीधा पढ़िए, मॉम है। इसके अलावा मैडम, उल्टा पढ़िए सीधा पढ़िए मैडम। तो इस तरह के सीक्वेंस अब मैं इसे DNA के साथ जोड़ती हूँ, जैसे हमने किया था GAATTC, तो अब यहाँ से क्या बना GAATTC। इस तरह का सीक्वेंस ये चूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और इसके बाद ये जो काम करते हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। अब ये क्या करते हैं? ATP प्रोडक्शन का काम भी करते हैं। तो ATP भी एनर्जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी करेंसी भी बनाते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन, बायोटेक्नोलॉजी कहाँ यूज़ करना है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करने के सम स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप है, आइसोलेशन करना, कट करना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ करना,
जीन टैक्सी का यूज़, देन होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करवाना, उसके बाद इसके डिज़ायर पार्ट को अलग करना, बायोरिएक्टर्स में डालना एंड देन डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। इतने 8 स्टेप हमने फॉलो किया। अब 8 स्टेप में से हम एक एक की डिटेलिंग कर रहे थे, तो हमने फर्स्ट स्टेप आइसोलेशन ऑफ डीएनए किया एंड देन सेकेंड स्टेप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, मॉलिक्यूलर सीजर। कल जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो करने वाले हैं बच्चों, उसमें हम स्टार्ट करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डाउन स्ट्रीमिंग तक का प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट में अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। थैंक यू बच्चों।